प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में शामिल होंगे गुपकार संगठन के नेता। नेता ने कहा, हम वही मांगेंगे जो हमारा था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ। चंडीगढ़ के फ्लैट पर पहुंची एसआईटी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, दूसरी लहर के लिए सरकार ने नहीं की कोई तैयारी, आने वाली है तीसरी लहर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा, यूपी के 24 जिलों में सरकार के आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। कोटकपुरा फायरिंग मामले को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल से एसआईटी ने 3 घंटे तक पूछताछ की है। ये जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। बादल से 3 घंटे पूछताछ हुई है। एडीजीपी लाल कृष्ण यादव के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने ये पूछताछ की है। गोलीकांड की जांच के लिए गठित की गई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने आज प्रकाश सिंह बादल से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की है। एसआईटी टीम में एलके यादव, राकेश अग्रवाल और सतिंदर सिंह शामिल हैं। टीम को 6 महीने के अंदर अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सौंपनी है और इसी के चलते आज प्रकाश सिंह बादल से ये पूछताछ हुई है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। जगतार जी, इस समय बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की गई है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पल्लवी, आज एक पंजाब की सियासत की अगर बात करें तो बहुत कह सकते कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिन था। और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को आज जो पंजाब सरकार की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, उनके सामने उनकी पेशी थी। क्योंकि जो कोटकपुरा गोली कांड है उसको लेकर ही उनको सम्मन किया गया था। और आज काफी करीब 2.5 घंटे पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के से पूछताछ की गई है। बहुत सारे सवाल थे। मुख्य तौर पे देखा जाए कि आपकी उस दिन कितने लोगों के साथ बातचीत हुई थी, क्या डीजीपी के साथ बात हुई थी, गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, क्योंकि 2 लोगों की मौत हुई थी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को लेकर ही आज उनकी जो पेशी थी। हालांकि पहले भी एक एसआईटी बनी थी कुंवर विजय प्रताप की, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद मौजूदा पंजाब कांग्रेस सरकार की तरफ से नई एसआईटी बनाई। तो आज एसआईटी के सामने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पेश हुए। करीब 2.5 घंटे उनकी पेशी हुई थी। एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि पंजाब में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में कोटकपुरा गोलीकांड का मामला क्या इन चुनावों में भी गूंजेगा? निश्चित तौर पे देखिए, इसी मुद्दे को लेकर जो गुरु साहब जी की बेदबी हुई थी और बैबल कला गोलीकांड और कोटकपुरा गोलीकांड के 3 एपिसोड थे, उसको चलते ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। क्योंकि इन्होंने वादा किया था पंजाब की जनता में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है, इसके 4.5 साल से ज्यादा समय हो चुका, लेकिन पंजाब की जनता इंसाफ मांग रही है। तो निश्चित तौर पर अब 2022 का जो विधानसभा चुनाव, जिसमें मैच 5-6 महीने बाकी रह गए, तो ये बड़ा मुद्दा होगा। इसी सरकार को लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने 2017 में प्रॉमिस किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। जी सर, प्रकाश सिंह बादल आखिर रडार पर क्यों आए? क्या एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने किस आधार पर फायरिंग के निर्देश दिए? देखिए, क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का था और हर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी कि राज्य में जान और माल का किसी का नुकसान हो। तो तब इनकी श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की साझी सरकार थी, तो तब ये पूरा दुखांत हुआ था। तो उसी दुखांत को लेकर ही कि क्या वजह रही, इसलिए उनकी आज पेशी थी। बहुत बहुत शुक्रिया जगतार जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से आज एसआईटी ने पूछताछ की है। चंडीगढ़ के फ्लैट पर एसआईटी पहुंची थी, जहां उन्होंने 3 घंटे तक सवाल जवाब किए हैं। प्रकाश सिंह बादल से आपको बता दें कि एसआईटी को इस मामले में 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इसी के चलते प्रकाश सिंह बादल से आज पूछताछ हुई है। 3 घंटे की लंबी पूछताछ आज एसआईटी ने की है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोटकपुरा फायरिंग मामले को लेकर प्रकाश सिंह बादल इस समय एसआईटी के रडार पर आए हुए हैं। चलिए अब खबरों का हम रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 24 जून को पीएम मोदी की बुलाई गई अहम बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान को लेकर राग अलापा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, जो हमसे छीना गया है, उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में एक मसला है, पूरे क्षेत्र में शांति करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती बोली कि ये हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये लोग तालिबान के साथ भी बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी सभी के साथ बातचीत करें और पाकिस्तान के साथ भी बात करें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मसले पर केंद्र सरकार का हमेशा से रुख यही रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित हुर्रियत नेताओं से कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में अब जब पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मसले पर मीटिंग बुलाई गई है, तो महबूबा मुफ्ती के इस बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों की बैठक बुलाई है। उससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज जम्मू में बीजेपी के कोर ग्रुप की भी बैठक हुई है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उसी के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे तमाम जो जम्मू कश्मीर के बड़े दिग्गज नेता हैं वो उस बैठक में रहेंगे। और 24 जून को नई दिल्ली में होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग्स में भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग हमारे विषय हैं उन पर हम इस सारे बैठक में चर्चा करेंगे। कश्मीर घाटी के भी बहुत सारे नेता पहले ही हामी भर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई उस बैठक में जाएंगे। गुपकार गठबंधन के कुछ नेताओं में जरूर कुछ असमंजस की स्थिति है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विशेष बैठक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो हम सबको वहां जाना चाहिए। और बहुत सारे विषय जो जम्मू कश्मीर की जनता के संदर्भ में है, जम्मू कश्मीर के जो साथ रिलेटेड इश्यूज हैं, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात तो करनी ही चाहिए। 24 जून को नई दिल्ली में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और सभी राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर चर्चा करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी राजनेताओं को जिनको निमंत्रण दिया है उस बैठक के लिए, उनको बड़े मन से और खुले मन से उस बैठक में भाग। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय दिल्ली में है और उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जैसा कि कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं,
इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। सिद्धू जी काफी नाराज दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो सही निकलेगा? देखिए, सिद्धू जी अपनी बात को आप कहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं यही कहूँगा सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग आने के लिए उन्होंने कहा है और वो जो भी कहेंगे उस बात पे वो निर्णय लेके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले सोमवार को हुई बैठक के दौरान उन्होंने नए कोरोना संक्रमितों और एक्टिव केस के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी की ओर से प्रदेश में लागू साप्ताहिक बंदी के दौरान श्रमिकों और कार्मिकों को आने जाने में छूट दी गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन करा रहे राज्य के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान आम लोगों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को देखते हुए कहीं भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता का भाव रखते हुए लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराएं। निखिल जैन के साथ अपनी कथित शादी तोड़ने के ऐलान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां की संसद सदस्यता को भी खत्म किए जाने की मांग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद संघमित्रा ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगाते हुए कहा कि शादी को लेकर उन्होंने मतदाताओं को धोखे में रखा है। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में संघमित्रा ने कहा कि नुसरत ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ के दौरान अपने नाम का उच्चारण नुसरत जहां रूही जैन के तौर पर किया था। लोकसभा की वेबसाइट पर नुसरत जहां के पति का नाम निखिल जैन लिखा है। संघमित्रा ने नुसरत पर संसद की गरिमा को धूमिल का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। मामला ये है, नुसरत जहां जी सांसद बनने के बाद में उन्होंने जो अपना प्रोफाइल दिया है, बायो प्रोफाइल में उन्होंने मेंशन किया है वो मैरिड है और उनके पति का नाम निखिल जैन है। यहाँ तक कि उन्होंने शपथ में भी अपना पूरा नाम नुसरत जहां नूरी जैन कह करके शपथ लिया था। अब वो अपने उस शादी को खंडन कर रही हैं कि उनकी वो शादी वैलिड है ही नहीं। तो इससे मैंने सिर्फ स्पीकर से इस चीज़ की मांग की है, क्योंकि हम सब जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, उसमें किसी को इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाती हूँ, लेकिन जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसी अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ। तो आपको बता दें कि निखिल जैन के साथ अपनी कथित शादी तोड़ने के ऐलान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां की संसद सदस्यता को भी खत्म किए जाने की मांग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद संघमित्रा का ये कहना है कि जो अमर्यादित आचरण नुसरत जहां की तरफ से किया गया है, इसको लेकर उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। और खबर दोपहर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक कोविड मैनेजमेंट पर एक व्हाइट पेपर तैयार किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस श्वेत पत्र का मकसद उंगली उठाना नहीं है, बल्कि हम गलतियों को इसलिए उभार रहे हैं ताकि समय रहते उन्हें ठीक किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने यह भी कहा कि तीसरी लहर आएगी ही, इससे पहले ही सरकार को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है। और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से। देयर इज नो डाउट दैट द गवर्नमेंट is hiding the truth on the number of deaths. There's no question about that. Okay, my estimate, back of the envelope estimate, is, in my view, the number of deaths is at least 5 to 6 times what the government is saying. देखिए, दो तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं। एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था मगर उसको नहीं बचाया गया। और दूसरी डेथ होती है जिस व्यक्ति के पास बहुत सीरियस कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में सेकंड वेव में
90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की है और उनका यूनिवर्सली कहना है कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज जो मैंने पहले कही, प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह सीरियस मामला है। इसकी वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए, इफेक्टिवली चलाना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो, तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। और जैसे मैंने बोला, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं, 1.5 साल से बोल रहा हूं, कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। और पूरी तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं, बट सेंट्रल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी ये राय है। मेरी राय है कि वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन मिशन के बेसिस पे करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। अब ये वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन चल रही है, इन चीजों को टेस्ट किया जा सकता है। साइंटिफिकली टेस्ट करके इन चीजों पे डिसीजन लिया जा सकता है। उधर मध्य प्रदेश में टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अब खुद चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कमान अपने हाथ में ले ली है। एमपी की शिवराज सरकार ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। सुनिए मंत्रियों की प्रतिक्रिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश में चला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये कोविड का महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया था पूरे 52 जिलों में। और एक उत्साही वातावरण के रूप में वैक्सीनेशन हुआ। हर एक केंद्र पर कोई न कोई प्रेरक के रूप में हमारे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री या विधायक या प्रतिष्ठित कोई भी नागरिक, जैसे खेल में जो प्रतिष्ठित हैं या दूसरे सामाजिक क्षेत्र में जिनने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्होंने केंद्रों पर जाकर एक प्रेरक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में वहाँ महापुरुषों
के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और लोगों को प्रेरणा भी दी। और जो लोग वैक्सीन लगाने आए उनका तिलक लगाकर स्वागत भी किया। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना, आम नागरिकों का पूरा सहयोग मिला, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, हमारे सारे विभाग के अधिकारी, सरकार के सभी अधिकारियों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो कल जो कार्य किया उसका परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि देश में मध्य प्रदेश एक दिन में टीका लगाने में सबसे पहले नंबर पर। में कोरोना पॉजिटिव की गति बहुत तेजी से कम हुई है, हमारे पॉजिटिव केस आना कम हुए, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने टेस्टिंग कम नहीं की है। जितनी टेस्टिंग पीक में थी, कोरोना के पीक में थी, उतनी ही टेस्टिंग हम करा रहे हैं। और उसका जो प्रोटोकॉल है कि इन वेरिएंट के बारे में जानकारी लेने के लिए जो सैंपलिंग NCDC भेजी जाती है, जो सैंपल्स, वो प्रोटोकॉल हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और हर तरह की जांच, हर तरह की स्टडी, हर तरह की रिसर्च हम हायर सेंटर पर भी करवा रहे हैं। इसलिए हमें इस बात की पूरी संतुष्टि है कि इस पूरे मामले में जो जो हमें करना है, सरकार उस पर पूरी दृष्टि रखी हुई है। अभी केवल डेल्टा प्लस के 5 केसेस आए थे, जिसमें से 4 एकदम ठीक हैं। उन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हमने करा ली है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जितने लोग मिले उनमें से किसी में भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण नहीं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। कोरोना काल विच विद्यार्थियों ਦੀਆਂ ऑनलाइन क्लासां संबंधी हर जरूरी पहलू ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। कैप्टन ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे। सब तो वड्डी खबर दे नाल जो एसआईटी के वालों प्रकाश सिंह दे नाल पुछगिछ चल रही सी, उपर पुछगिछ मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त सब तो वड्डी खबर एनबी न्यूज़ तुहानूं रूबरू करा रहा है। तुहानूं दस दिए कि प्रकाश सिंह बादल नाल लगभग 3 घंटे तक एसआईटी के वालों पुछगिछ की है। एसआईटी के वालों प्रकाश सिंह बादल के कोलों पुछगिछ की जा रही थी, मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त सब तो वड्डी खबर एनबी न्यूज़ तुहानूं रूबरू करा रहा है। तुहानूं दस दिए कि कोटकपुरा गोलीबारी कांड दे विच जो नवी एसआईटी बनी थी उसने प्रकाश सिंह बादल को तलब किया सी। प्रकाश सिंह बादल ने सेहत खराब का हवाला देकर 16 जून को पेश होने का इनकार कर दिता सी। ते अज प्रकाश सिंह बादल के कोलों एसआईटी के कोलों पुछगिछ की गई है। तो करीब 10:30 बजे जो है पुछगिछ शुरू हुई सी। तो दस दिए कि पुछगिछ है जो है हुण मुकम्मल हो चुकी है। तो लगभग 3 घंटे तक प्रकाश सिंह बादल को पुछगिछ की गई है। कई अहम सवाल से जो एसआईटी ने उन्होंने जवाब प्रकाश सिंह बादल को लेने सी। तो प्रकाश सिंह बादल तो इस दौरान पुछगिछ की गई है। तो पुछगिछ जो है मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त सब तो वड्डी खबर एनबी न्यूज़ तुहानूं रूबरू करा रहा है। जो कोटकपुरा
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी कि मंगलवार को दिल्ली दौरे पर हैं। उनके इस यात्रा की खबर के पीछे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने भी उनकी इस यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ये सब अटकलबाजी है और पता नहीं इस तरह की खबर कहां से चलती है। इस तरह के भ्रामिक खबर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने आंख के इलाज के लिए, अपना आंख दिखाने के लिए। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी कब विस्तार करेंगे, कब विस्तार नहीं करेंगे, ये और किससे परामर्श करेंगे, किससे परामर्श नहीं करेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। उसमें उनके इस विशेषाधिकार को मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से जोड़ना, ये पूर्णतः भ्रामक है। जी को मैंने बताया कि जहां तक हम लोगों को जानकारी है, मुख्यमंत्री जी अपने आंख के इलाज के लिए वहां। भाई आपको हम बताए कि ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं ना, ये उनका विशेषाधिकार है कि कब करेंगे विस्तार, किससे परामर्श करेंगे, किससे नहीं परामर्श करेंगे, ये सब उनका विशेषाधिकार है। उसमें कहां से आगे मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से उसको जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने कारणों से, और उनके कारणों से, अपने कारणों से जोड़ के उसको समय के साथ जोड़ दिया और अपना अटकल लगा रहे हैं। ये सब अटकलबाजी है, तथ्य से परे है। हमने बताया कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको शामिल करेंगे, किसको नहीं शामिल करेंगे। हमारी पार्टी का विशेषाधिकार होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी विचार करेंगे पार्टी से, पहले तो वो पार्टी तय करेंगे कि पार्टी को शामिल करना है, फिर उसके बाद वो परामर्श करेंगे पार्टी के नेताओं से। तो ये उसमें तय होना है। यूपी में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। आज यूपी में बीजेपी की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए यूपी कैबिनेट में मंत्री ब्रिजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ये चुनावी वर्ष है और चुनाव वर्ष में पार्टी लगातार चिंतन मंथन करती रहती है और हम लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे। 5 वर्ष हम लोग लगातार संगठन के साथ मिल करके और अंतिम मतलब बूथ तक हम लोग जाते रहे हैं और उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। क्या चलेगी 2 दिवसीय? अब ये पार्टी का कोई प्रवक्ता बता पाएगा। हम पार्टी के मतलब अधिकृत इस पूर्व में नहीं है और जो जानकारी थी अखबारों के माध्यम से मैंने आपको बताई। अखिलेश जी की गाड़ी डिरेल्ड हो गई है और वो फ्रस्ट्रेटेड है। इस तरीके की बयान देकर के सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि अब उनका कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। असल कोरोना महामारी जो है अभी भी इस संकट से हम लोग जूझ रहे हैं। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो निर्णय लिया होगा तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार लिया होगा। पिछले वैक्सीनेशन हुआ सर 82 लाख से ज्यादा। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है केंद्र और स्टेट की कि सभी को मुफ्त वैक्सीन मिले। इसके हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे सभी को। जनता दल यूनाइटेड ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विस्तार और लोक जनशक्ति पार्टी के 2 फाड़ होने पर अपना रुख स्पष्ट किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी ने कहा है कि जेडीयू के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से जनता का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने एलजेपी के विवाद में खुलकर पशुपति पारस का समर्थन किया। हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते व्यक्तिगत रूप से भी दिल्ली प्रोग्राम लगता रहता है। दिल्ली जाना कोई अपने आप में न्यूज़ नहीं और कोरोना के चलते वैसे भी लोग नहीं जा रहे। दिल्ली जा रहे हैं तो स्वाभाविक तो कई तरह के प्रोग्राम मंत्री होने लगे हुए। और आपने जिस बात की चर्चा की उसको तो मैं पहले भी देखी। जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल चूंकि एनडीए का पार्ट है तो निश्चित रूप से जनता दल इसमें भागीदारी तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन सवाल ये उठता था कि जब पहली बार जब मंत्रिमंडल देखिए ये तो बहुत ही समझिए प्रकाश जी, ये इशू ऐसा है ही नहीं। देखिए हमारे पार्टी में आप सब जानते हैं कि
कि हमारे एकमात्र आज की तारीख में नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी ये भी नहीं है कि अपने मन से सब कुछ करते हैं। सबकी राय है, सबसे बातचीत करते हैं, सबसे परामर्श करते हैं, मंत्रणा होती है। और जो भी हमने आज तक निर्णय लिया, हमारे नेता ने निर्णय लिया, पार्टी ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको लिया। मैंने सुना है आपका भी नाम आ रहा है। हमारा नाम तो 2017 से होते रहता है, परमानेंट हमारा नाम रहता है। ये तो देखिए स्वाभाविक है कि वही लोग अपने हिसाब से प्रयास लगाते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह दूं, ये अधिकार हमारे नेता का है और वो जब भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पूछते। देखिए, ये तो हम नहीं तय करेंगे, ये तो उनकी जो अपनी समझिए नेशनल इश्यू होगी वो तय करेंगी और फिर हमारा जो होता है हम लोग क्या तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर स्टेटमेंट पहले किया कि भाई कोई भी पार्टी जब टूटती है तो स्वाभाविक है कोई न कोई उसका आधार होता है। और स्वाभाविक है जहाँ 6 MP हैं, टूट के 5 अलग हो गए तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता। और शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या है, दूसरा होता है। सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने किसानों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में आपसी झगड़े चल रहे हैं और जितने भी प्रभारी आ रहे हैं, क्या कोई प्रभारी इस बात की समीक्षा कर रहा है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया था, बेरोजगार नौजवानों से वादा किया था, बहन बेटियों से वादा किया था, छोटे व्यापारियों से वादा किया था, उन पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? समीक्षा इस बात की हो रही कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन है, मुख्यमंत्री किसके खिलाफ है, कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको नहीं पसंद कर रहा है। अरे भाई, आपके आपसी झगड़े में उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का नुकसान हो गया। इसकी समीक्षा 2022 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता करेगी। भाजपा क्या कर रही क्या नहीं कर रही उससे कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, तो बर्बादी की समीक्षा कर। देखिए, किसान आंदोलन बहुत दिनों से इस देश में चल रहा है। किसान आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी लगातार खड़ी है। किसान नेता राकेश टिकैत जी ने अब फैसला किया है कि जब सरकार गूंगी और बहरी हो गई दिल्ली की केंद्र सरकार, तो महामहिम से राज्यों में मिल करके वो लोकतंत्र को बचाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये भारत सरकार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इतने महीनों से देश का किसान सड़कों पर बैठा है और सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार के राज में गुंडागर्दी हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। दीपक सिंह ने वैक्सीन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन अपने असफलताओं के कलंक को बदलाव, मीटिंगों, बैठकों के माध्यम से धोने की कोशिश कर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर यूं कहें 31 वर्ष में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बदहाली हुई है, अब तक की सबसे फेल सरकार रही, सबसे असफल सरकार रही है, जिसके कार्यकाल में घोटालों से लेकर, कोविड काल से लेकर, लोकतंत्र की हत्या करने से लेकर, जंगल राज को पूर्ण स्थापित करने से लेकर ऐसी कोई घटना नहीं बची जिस सरकार ने अंजाम न दिया हो। तो मुझे लगता है सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने मंथन के नाम पर जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाना चाहती है, गुमराह करना चाहती है। भाजपा की सरकार वैक्सीनेशन के नाम पर अपनी सरकार को बचाना चाहती है, देश की जनता को बचाने का सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं। इसलिए अब वैक्सीनेशन के नाम पर झूठे बोली जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। टीकाकरण के टाइमिंग को लेकर, टीकाकरण के जो सेकेंड डोज को लेकर कई सारे लोगों में काफ़ी दिक्कतें हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से अगर देखें तो एक झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। मुझे लगता है सरकार इवेंट ना करे, सरकार
अपनी सरकार को बचाने के लिए काम ना करे, देश जनता के लिए काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ था, इनके नेताओं का, इनके पूर्वजों का जो इतिहास रहा है, अंग्रेजों के साथ खड़े होने का रहा है, तो आज भी ये फूट डाल के ही राजनीति करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और आने वाले टाइम पर अंग्रेज परस्त राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं कर पाएगी। इसे हिंदुस्तान करता आ रहा है, चाहे स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो, संस्थानों में हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ठप्पा लगाने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरह से देश की जनता इनको नकारती जा रही है, इनके बयानों नकारती जा रही है, अब तो स्थितियां ये हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सभ्यताओं पर, संस्कृति पर जब राजनीति करती है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बयानों को लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल का निशाना, कहा दूसरी लहर के लिए सरकार ने नहीं की कोई तैयारी, आने वाली है तीसरी लहर। यूपी के बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, कोरोना वैक्सीन के निर्माण और टीकाकरण पर विवाद, जनता को भुगतना पड़ रहा राजनीति का परिणाम, जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास जरूरी। देश में कोरोना के 50,000 से कम आए केस। देश में 42,640 नए केस, 1,167 कोरोना मरीजों की हुई मौत। महिलाओं के पहनावे पर इमरान खान के विवादित बयान को लेकर महिला सांसदों ने जताई नाराजगी, इमरान खान की सोच को बताया विकृत। यूपी में धर्मांतरण मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई सख्ती। सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने के दिए आदेश, आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के दिए निर्देश। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चलिए अब खबरों का हम रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 24 जून को पीएम मोदी की बुलाई गई अहम बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान को लेकर राग अलापा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, जो हमसे छीना गया है, उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में एक मसला है, पूरे क्षेत्र में शांति करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती बोली कि ये हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये लोग तालिबान के साथ भी बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी सभी के साथ बातचीत करें और पाकिस्तान के साथ भी बात करें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मसले पर केंद्र सरकार का हमेशा से रुख यही रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित हुर्रियत नेताओं से कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में अब जब पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मसले पर मीटिंग बुलाई गई है, तो महबूबा मुफ्ती के इस बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख दलों की बैठक बुलाई है। उससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज जम्मू में बीजेपी के कोर ग्रुप की भी बैठक हुई है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उसी के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे तमाम जो जम्मू कश्मीर के बड़े दिग्गज नेता हैं वो उस बैठक में रहेंगे। और 24 जून को नई दिल्ली में होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग्स में भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग हमारे विषय हैं उन पर हम इस सारे बैठक में चर्चा करेंगे। कश्मीर घाटी के भी बहुत सारे नेता पहले ही हामी भर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई उस बैठक में जाएंगे।
गुपकार गठबंधन के कुछ नेताओं में जरूर कुछ असमंजस की स्थिति है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विशेष बैठक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो हम सबको वहां जाना चाहिए और बहुत सारे विषय जो जम्मू कश्मीर की जनता के संदर्भ में है, जम्मू कश्मीर के जो साथ रिलेटेड इश्यूज हैं, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात तो करनी ही चाहिए। 24 जून को नई दिल्ली में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और सभी राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर चर्चा करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी राजनेताओं को जिनको निमंत्रण दिया है उस बैठक के लिए, उनको बड़े मन से और खुले मन से उस बैठक में भाग। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय दिल्ली में है और उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जैसा कि कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। सिद्धू जी काफी नाराज दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो सही निकलेगा? देखिए, सिद्धू जी अपनी बात को आप कहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं यही कहूँगा सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग आने के लिए उन्होंने कहा है और वो जो भी कहेंगे उस बात पे वो निर्णय लेके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले सोमवार को हुई बैठक के दौरान उन्होंने नए कोरोना संक्रमितों और एक्टिव केस के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी की ओर से प्रदेश में लागू साप्ताहिक बंदी के दौरान श्रमिकों और कार्मिकों को आने जाने में छूट दी गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन करा रहे राज्य के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान आम लोगों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को देखते हुए कहीं भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता का भाव रखते हुए लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराएं। निखिल जैन के साथ अपनी कथित शादी तोड़ने के ऐलान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां की संसद सदस्यता को भी खत्म किए जाने की मांग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद संघमित्रा ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगाते हुए कहा कि शादी को लेकर उन्होंने मतदाताओं को धोखे में रखा है। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में संघमित्रा ने कहा कि नुसरत ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ के दौरान अपने नाम का उच्चारण नुसरत जहां रूही जैन के तौर पर किया था। लोकसभा की वेबसाइट पर नुसरत जहां के पति का नाम लेकिन जैन लिखा है। संघमित्रा ने नुसरत पर संसद की गरिमा को धूमिल का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। मामला ये है, नुसरत जहां जी सांसद बनने के बाद में उन्होंने जो अपना प्रोफाइल दिया है, बायो प्रोफाइल में उन्होंने मेंशन किया है वो मैरिड है और उनके पति का नाम निखिल जैन है। यहाँ तक कि उन्होंने शपथ में भी अपना पूरा नाम नुसरत जहां नूरी जैन कह करके शपथ लिया था। अब वो अपनी उस शादी को खंडन कर रही हैं कि उनकी वो शादी वैलिड है ही नहीं।
तो इसलिए मैंने सिर्फ स्पीकर से इस चीज़ की मांग की है, क्योंकि हम सब जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, उसमें किसी को इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाती हूँ, लेकिन जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसी अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ। तो आपको बता दें कि निखिल जैन के साथ अपनी कथित शादी तोड़ने के ऐलान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां की संसद सदस्यता को भी खत्म किए जाने की मांग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद संघमित्रा का ये कहना है कि जो अमर्यादित आचरण नुसरत जहां की तरफ से किया गया है, इसको लेकर उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। और खबर दोपहर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोविड मैनेजमेंट पर एक व्हाइट पेपर तैयार किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस श्वेत पत्र का मकसद उंगली उठाना नहीं है, बल्कि हम गलतियों को इसलिए उभार रहे हैं ताकि समय रहते उन्हें ठीक किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने यह भी कहा कि तीसरी लहर आएगी ही, इससे पहले ही सरकार को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से। देयर इज नो डाउट दैट द गवर्नमेंट is hiding the truth on the number of deaths. There's no question about that. Okay, my estimate, back of the envelope estimate, is, in my view, the number of deaths is at least 5 to 6 times what the government is saying. देखिए, दो तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं। एक कोविड डेथ होती है
नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी। इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था, मगर उसको नहीं बचाया गया। और दूसरी डेथ होती है जिस व्यक्ति के पास बहुत सीरियस कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की है और उनका यूनिवर्सली कहना है कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज जो मैंने पहले कही, प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह सीरियस मामला है। इसकी वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए, इफेक्टिवली चलाना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो, तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। और जैसे मैंने बोला, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं, 1.5 साल से बोल रहा हूं, कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। और पूरी तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं, बट सेंट्रल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी ये राय है। मेरी राय है कि वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन मिशन के बेसिस पे करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए। अब ये वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन चल रही है, इन चीजों को टेस्ट किया जा सकता है, साइंटिफिकली टेस्ट करके इन चीजों पे डिसीजन लिया जा सकता है।